फॉरेन मिनिस्टर रहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सप्लाई ऑफ डीजल एंड फर्टिलाइजर। यानी कि बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर कि बांग्लादेश की खाद और डीजल भी इंडिया से आता है। किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। साहब हकीकत ये भी अभी तजर्बे करेंगे, बांग्लादेश वाले भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर ये यू टर्न लेंगे चीमा साहब, अभी वो जो स्टूडेंटों की मूवमेंट जो चली थी और जो जमात इस्लामी वाले निकले हैं वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए। वो अगर ये करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे चीमा साहब, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। या हो सकता है अपना को पोल शोल करके गए हो, सर्वे करके गए हो कि हम अगर दोबारा लवी डबी भारत के साथ होंगे तो क्या पब्लिक रिएक्शन होगा। सो इट मीन्स कि इंडिया ने बहुत पहले ये काम कर लिया था एंड दे न्यू दैट समटाइम्स सिचुएशन कैन shape in a way where Hasina Wajid does not stay in power, and if India wants to have a leverage or India needs a leverage on Bangladesh, so what will be the mechanism? 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना, उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते। उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच के उन रिश्तों की जो अब सिर्फ दोस्ती या पड़ोसी होने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि गहरी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी में बदल चुके हैं। हाल ही में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का एक बेहद अहम दौरा किया, जहां उन्होंने भारत सरकार के सामने एक बड़ी गुजारिश रखी है। उन्हें डीजल और फर्टिलाइजर की सप्लाई में एक बड़ा इजाफा चाहिए। ये रिक्वेस्ट कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाती है कि बांग्लादेश की रगों में दौड़ने वाला फ्यूल और उनके खेतों में डलने वाली खाद, दोनों के लिए वो इंडिया पर किस हद तक निर्भर है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये डिपेंडेंसी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का नतीजा है। पिछले कई सालों में, खासकर शेख हसीना के सरकार के दौरान, ऐसे रास्ते बनाए गए जिनसे बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह इंडिया से जुड़ गई। चाहे वो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन हो जो बांग्लादेश के अंदर डीजल पहुंचाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स। इंडिया ने खुद को बांग्लादेश का एक लाइफलाइन पार्टनर बना लिया है। इसका मतलब साफ है, इंडिया के पास ढाका की पॉलिसीज पर एक ऐसा लेवरेज है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। इसलिए अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आकर भारत से डीजल और फर्टिलाइजर मांग रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर रहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सप्लाई ऑफ डीजल एंड फर्टिलाइजर। यानी कि बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर कि बांग्लादेश की खाद और डीजल भी इंडिया से आता है। सो इट मीन्स कि इंडिया ने बहुत पहले ये काम कर लिया था एंड दे न्यू दैट समटाइम्स सिचुएशन कैन shape in a way where Hasina Wajid does not stay in power, and if India wants to have a leverage or India needs a leverage on Bangladesh, so what will be the mechanism? The mechanism is diesel, the mechanism is oil, the mechanism is fertilizer. So you keep Bangladesh dependent. आप बांग्लादेश को डिपेंडेंट रखते हो। ये काम थोड़ा सा टेक्निकल है और ये चीजें इन्होंने की हैं इंडियंस ने। अच्छा, एक तो वो ये मांग रहे हैं, दूसरा इंडियन वीजाज जो बांग्लादेशियों को हैं वो हम कहते हैं हम कर देते हैं, ईज आउट कर देते हैं, बिजनेस वीजाज भी ईज आउट कर देते हैं। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, मैंने कहा था कि इंडियंस जो है वी शुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद बांग्लादेश, क्योंकि हसीना वाजिद बहुत ज्यादा काम कर गई है। हाउ टू परमानेंटली कीप
बांग्लादेश डिपेंडेंट। आपको याद होगा इन वन ऑफ द मीटिंग्स और ब्रीफिंग कन्वर्सेशंस जो कि ट्रंप साहब की और मोदी साहब की हुई थी वॉशिंगटन के अंदर, वहां पे ये कहा गया कि बताएं कि क्या हो सकता है, बताएं कि क्या हो सकता है बांग्लादेश में। तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आई लीव बांग्लादेश टू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, जो आपसे वहां होता है कर लो। सो उनके लिए एक मैस छोड़ दिया और वो उस मैस को वो मैनेज करने की कोशिश कर गए। यानी कि इंडिया के बकौल इंडियंस इंडिया का बहुत टाइम लगा दिया है, इंडिया का टाइम ज़ाया हो गया, इंडिया की एनर्जी ज़ाया हो गई है हमारी। वो ये समझते हैं ना हमारी डिस्ट्रैक्शन हो गई, है। हसीना वाजिद बहुत लंबा काम करके गई है, नरेंद्र मोदी लोगों ने उससे काम लिया है बेसिकली। ये मैं आपको एक बात कहूं, उससे काम लिया गया। अब वो क्या कह रहे हैं, डीजल दे दो, तेल दे दो, वीजे खोल दो, ठीक है जी, हसीना वाजिद को एक्स्ट्राडाइट कर दो, हसीना जब आप तरले कर रहे हो तो फिर मुझे ये बताएं फिर क्या सिचुएशन बनती है भाई। किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना, उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करें। दोस्तों, एक तरफ जहां इस्लामाबाद और ढाका के बीच पिछले कुछ महीनों में रिश्ते सुधरने की कोशिशें तेज हुई थी, वहीं इस पूरे ऑफिशियल विजिट के दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। पाकिस्तान की हर कॉल और हर डिप्लोमेट मूव को वेलकम करने के बावजूद जब बात बड़े प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट देने या बैलेंस करने की आई तो बांग्लादेश ने सिर्फ इंडिया को चुना। एक्सपर्ट एनालिस्ट का मानना है कि जब आप किसी मुल्क से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और सर्वाइवल की भीख या कहीं की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने पुराने दोस्तों को थोड़ा पीछे ही रखते हैं। बांग्लादेश का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती हुई इकोनॉमी और एनर्जी क्राइसिस को बचाने पर है। पाकिस्तान चाहे खुद को मिडल ईस्ट का पावर ब्रोकर, न्यूक्लियर पावर या सिक्योरिटी स्टेबलाइजर समझे, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश की नज़र में फिलहाल इंडिया ही वो मुल्क है जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश कभी इस डिपेंडेंसी के जाल से निकल पाएगा?
क्या वो वाकई एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला पाएगा या फिर हमेशा के लिए इंडिया के इसी स्ट्रेटेजिक लेवरेज के नीचे दबा रहेगा। पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की है कि ढाका को अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन जब तक बांग्लादेश की फैक्ट्री और चूल्हे इंडिया के डीजल पर चल रहे हैं तब तक जियोपॉलिटिक्स का पलड़ा